मैनिफेस्टेशन जो टर्म है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि इस टर्म के बारे में ना बहुत लोगों को अधूरा ज्ञान है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हमारी पूरी लाइफ इन सब चीज़ों से घिरी हुई है। हम अपनी ज़िंदगी में यहाँ बैठे हैं। मैम, आपने प्लैनेट्स के बारे में बात करी। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्लैनेट्स वर्क कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको ब्रीफ में 9 प्लैनेट्स के बारे में बताती हूँ कि इस नंबर के लोग कैसे होते हैं। मैम, आपके एक्सपीरियंस में कभी आपके पास कोई क्लाइंट आया है जो कोई नेगेटिव पर्पस लेके आया है? अनफॉर्चुनेटली यस। मैम, अभी तक जितना भी हमारा पॉडकास्ट हुआ, मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, एक होता है ना कि चीज़ों से पर्दा हटता है, वो हुआ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द प्राइमर पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट है मिसेस वेणु। मैम एक प्रोफेशनल ऑक्यूलिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट है। इसी के साथ साथ मैम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड पब्लिश्ड ऑथर भी है। इस पॉडकास्ट में हमने मैम से बात करी है कि मैम कैसे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग एंड मैनिफेस्टेशन की गाइडेंस की मदद से लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ लेकर आती हैं। एंड ऑल्सो हमने मैम से इस फील्ड से जुड़े मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करी है, जैसे न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। इस पॉडकास्ट में हमने मैम से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करी है, तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। ऑल्सो इस पॉडकास्ट के लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी बर्थ डेट्स आपके बारे में क्या बोलती हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट के साथ शुरू करते हैं। वेनु मैम, आई वेलकम यू टू द प्राइमर थैंक पॉडकास्ट। यू सो मच। मैम, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो मैम, मैं पहले चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को ये मैनिफेस्टेशन जो टर्म है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि इस टर्म के बारे में ना बहुत लोगों को अधूरा ज्ञान है। एक्चुअली हाँ दैट्स जी ट्रू। जी। आदित्य, मैनिफेस्टेशन, हम और आप डेली लाइफ में ज़िंदगी में क्या चाहते हैं उस तक हमें कैसे पहुंचना है, सिंपल भाषा में दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। हम दिन भर में जो भी चाहते हैं, हमारी लाइफ में हम जो चाह, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारे करियर को लेके, हमारी फैमिली को लेके, लाइफ को लेके, वो जो डिज़ायर्स हैं उन तक हमें कैसे पहुंचना है, उसका जो रास्ता है ना, दैट इज़ नोन एज मैनिफेस्टेशन। लेकिन हाँ, ये एक आजकल ऐसी टर्म बन गई है जिसके बारे में बहुत टैबू हो गया है कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप और मैं जो बात कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये हम इंटरव्यू पॉडकास्ट कर रहे हैं ये स्मूथली बिना किसी उसके प्रॉब्लम के जाए, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में सिंपल टर्म्स में डेली करते हो और चाहते हो, वहाँ तक पहुँचना इज़ मैनिफेस्टेशन। अपनी इच्छाओं को पूरा करना। और वहाँ तक पहुँचना कैसे है? मैम, आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया और कब? यस, सी, ये एक ना फैक्ट है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जब भी ऑकल्ट में कोई आता है ना, तो डेफिनेटली वो उस टाइम पे, उस पीरियड में अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ स्ट्रगल्स में जा रहा होता है। कभी भी जब हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है ना, हम कभी नहीं पूछने जाते कि ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ गलत क्यों हुआ, या ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही हमारे काम नहीं बनते, हमारी इच्छा अनुसार चीज़ें नहीं होती, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है? वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे कुछ फेजेस लाइफ में चल रहे थे और बहुत इनक्यूजिटिवनेस थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब ठीक होगा, कब तक ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो हम लोग सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो के लिए हम जाते हैं गाइडेंस के लिए, पूछने के लिए कि कब तक मेरा समय ख़राब है, दशा ख़राब है। और जिनके पास भी हम जाते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि इतने साल, इतने साल। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब चीज़ें ना हमें एक मोटिवेशन देती हैं उन सब उस टाइम को स्मूथली पास ऑन करने के लिए। तो ऐसे ही मेरी भी लाइफ में एक छोटा सा डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा था, जब मुझे बहुत टेंशन होती थी तो मैं जाती थी पता करने। जी, धीरे 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 जब चीज़ें स्टार्टेड फॉलिंग बैक एट प्लेस, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि ये क्यों हुआ था, रीज़न क्या था इसके पीछे, मैंने कहाँ गलती करी थी, मैं कहाँ गलत थी, या मेरे स्टार्स ही गलत थे। तो देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड आई स्टार्टेड इट विद टैरो। पहली बार मैंने टैरो कोर्स किया था। जब मैंने टैरो कोर्स किया तो मुझे समझ में आया कि बाप रे, इट्स अ लॉन्ग सी, बहुत गहरा ओशन है।
और हम जितनी भी डुबकी उसमें लगा लें, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई एंड वो फैक्ट थे जो मेरे साथ हो रहे थे या जो मैं फील कर रही थी. देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हमारी पूरी लाइफ इन सब चीज़ों से घिरी हुई है. हम अपनी ज़िंदगी में यहाँ बैठे हैं, सामने देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, वो सब प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व हो रहा है. सो दैट वे आई एंडेड इन दिस. मैम जब आपने अपनी जर्नी चालू करी और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना चालू करा, तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस बीच में आपका एक्सपीरियंस कैसा था और क्या चेंजेस आए आपके फिर? चेंजेस, पॉजिटिविटी, सबसे पहले तो पॉजिटिविटी. स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब भी मैं कुछ पढ़ती थी ना, तो उसको अपने से कोरिलेट करने की कोशिश करती थी. कई बार ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, कई बार लगती थी अरे बाप रे ऐसा होने वाला है, डर, एक नेगेटिव थॉट आती थी. फिर धीरे धीरे समय के साथ ये समझ में आया कि डेस्टिनी, कर्मा, आप जितना अपनी डेस्टिनी में लेकर आए हैं ना, उतना तो आपको मिलेगा ही. नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू. या जो छोटा या बड़ा कष्ट आप अपनी ज़िंदगी में लिखवा कर आए हैं, जो खुशी लिखवा कर आए हैं, वो आपको मिलेगी, कोई नहीं ले सकता. तो ये पढ़ने से आपको सिर्फ वो पॉजिटिविटी आती है कि ये बुरा समय है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा. शायद मेरे कर्मास कुछ ऐसे थे कि मैं इसको गो थ्रू कर रही हूँ, या ये लेसन सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ये मुझे इम्प्रूव करेगा, ये मुझे बेटर बनाएगा. तो ये एक पॉजिटिविटी और एक जो मोटिवेशन था आगे बढ़ते रहने का कि ठीक है, नथिंग इज़ गोइंग टू बी वर्स देन दिस, आगे बढ़ते रहो. वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में सीखी है. इग्नोरेंस, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना और पॉजिटिविटी को लेके आना. मैम अभी आपने पॉजिटिविटी के बारे में बोला, तो बहुत सारे लोग हम ये मानते हैं कि 2 तरीके के ऑराज़ होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो मैम किस हद तक क्या ये सच में इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे इफ़ेक्ट ये करते हैं आपने एक लाइफ बहुत में? अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 2 तरह के ऑराज होते हैं और क्या ये इफ़ेक्ट करते हैं. येस, बिल्कुल करते हैं. लेकिन ये ऑरा कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? कोई और हमें इफ़ेक्ट नहीं करता. किसी और के कहने से कुछ भी नहीं होता आदित्य, जब तक हम उस चीज़ को नहीं मान लें, जब तक हमारा खुद का सबकॉन्शियस माइंड है मैं उस चीज़ को ना मान ले. आपने कभी सुना होगा किसी को बोलते हैं कि इसको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, जी. या कई बार बोलते हैं कि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है. तो बच्चा क्या नेगेटिव सोच रहा है? बेसिकली बच्चा नेगेटिव नहीं सोच रहा, वो बच्चे की माँ नेगेटिव सोच रही है कि आज पड़ोस वाली आंटी आई थी, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से खेल रहा था, तो आज तो मेरे बच्चे को नज़र लगी. हमने क्या किया, उस चीज़ को सोच सोच के उसको अट्रैक्ट किया. मैंने बोला ना कि ज़िंदगी की हर चीज़ जो हम लाइफ में पाते हैं वो मैनिफेस्टेशन है. तो हमने उस नेगेटिविटी को या उस नज़र को अट्रैक्ट कर लिया. और क्यों किया? क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं, इसलिए हमारा ऑरा वीक हो गया है. जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, डिटरमाइंड रखेंगे, उतना आपका ऑरा पॉजिटिव होगा. आप सोचते रहिए कि आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, लास्ट टाइम भी मेरे को बिल्कुल डिनाई हो गया था, मुझे ये जॉब नहीं मिली, इस बार मिलेगी कि नहीं, इस बार मिलेगी कि नहीं. आपने इंटरव्यू केबिन के अंदर पहुँचते पहुँचते अपने ऑरा को इतना वीक कर लिया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान बैठा है कि आपको ये जॉब नहीं मिलेगी. एंड अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है. आपको किसी की नज़र नहीं लगी थी, आपका ऑरा वीक नहीं था, लेकिन आपने सोच सोच के देखो, हमारी बॉडी के आसपास हमारा ऑरा है. जो मैं सोच रही हूँ वही वाइब्रेशन तो मेरे ऑरा में निकल रही है ना. अब मैं सोच ही नेगेटिव रही हूँ तो मेरे आसपास हर चीज़ मुझे नेगेटिव मिलेगी. यही अगर मैं रास्ते में ये सोचती हुई जाती ना कैब में कि आज तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है, एंड व्हाट शुड आई प्रिपेयर, मैं क्या ऐसा करूं कि मैं वहाँ जाते ही जो भी अंदर मेरा इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं उनके ऊपर अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर पाऊँ, तो शायद मैं जब जाती तो बहुत कॉन्फिडेंटली अंदर घुसती और मेरा जो फर्स्ट वर्ड था उनके साथ या फर्स्ट इंट्रैक्शन था वो बहुत पॉजिटिव होता, एंड आई वुड हैव ग्रैब्ड इट. मैंने खुद का ही ऑरा वीक किया था सोच के. ओवर थिंकिंग, उसको हमें बिल्कुल नहीं करना है. और जब भी सोचना है, ये नहीं सोचना कि चुटकी बजा के ये काम कैसे ये काम हो जाएगा. आप ये सोचो ना हर वक्त कि मैं अपने को इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ ताकि मैं एक इम्प्रेशन क्रिएट कर पाऊँ. आप बस इतना कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और आपका ऑरा पॉजिटिव ही रहेगा. कोई आपके ऑरा को नेगेटिव नहीं कर सकता. मैम मैनिफेस्टेशन की फील्ड में ओवर थिंकिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मतलब नेगेटिव बहुत होती है? इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओवर थिंकिंग. अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकिंग आपके सोचने के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देती है. मुझे एक मार्केट जाना है, मुझे कुछ सामान लेने जाना है,
मैं तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं तो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही कि इंटरव्यू है, मैं कलेक्टर बन जाऊंगी, ये होगा। मैं तो घर से निकली मार्केट जाने के लिए, और मैं इतनी पजल्ड हूँ, रास्ते में ये सोच रही हूँ कि इधर इस मॉल जाऊँ कि उस मॉल जाऊँ, ये लेना है वो लेना है। अल्टीमेटली आई एंड अप बाइंग नथिंग बिकॉज आई एम सो कन्फ्यूज। आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट दैट, रादर व्हाट शुड आई वुड हैव डन, कि मैंने एक ही टारगेट रखा होता कि मैं मॉल जा रही हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर शॉप पे जाना है और ये पर्टिकुलर सामान लेके आना है। वहाँ पे देयर वाज नो ओवर थिंकिंग, आई वाज सो एक्यूरेट, मतलब मेरी थिंकिंग बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही थी। मैं जाऊँगी। कुछ लोग आपने देखा होगा, कभी आप मॉल में जाए ना तो ट्रॉली लेके कुछ लोग फटाफट ट्रॉली में अपना सामान डालते जाते हैं, और कुछ लोग एक एक सामान को उठा के उसकी डेट देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं बहुत सारी, एंड देन दिल कीप इट बैक। दे विल एंड अप बाइंग नथिंग Nothing. बिकॉज दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट। और कुछ लोग इतने एक्यूरेट होते हैं, उनकी जो पर्सपेक्टिव होता है वो इतना क्लियर विजन होता है कि मुझे जाना है, मुझे ये सामान लेना है और घर आना है। दैट इज़ वॉट यू हैव टू ब्रिंग इन योर लाइफ। आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहना है, ये प्राप्त करना है और वहाँ तक कैसे पहुँचना है। उसके लिए आप बहुत सारे टेक्निक्स की मदद ले सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस रास्ते तक पहुंचने के लिए। वो क्या करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। जैसे आपने कभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे पेजेस पे कहीं पे सुना होगा कि एक वर्ड को चैंट करें और धन की वर्षा होगी, जी जी। या पर्टिकुलर वर्ड को चैंट करें तो ये हो जाएगा। अब उस पर्टिकुलर वर्ड में ऐसा क्या जादू कि उससे पैसा आएगा? फिर तो मैं दिन भर चैंट करती हूँ, ऊपर से पैसा टपकना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरी सोच गलत है। मैं चैंट कर रही हूँ कि पैसा आएगा। चैंट करने से मुझे अपने आप को ये याद दिलाना है कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे उस दिशा में, उस डायरेक्शन में काम करना है, मुझे वो सही कदम उठाने हैं जिससे कि मैं पैसा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। लेकिन हो क्या रहा है? इजी मनी या इजी लाइफ, इजी एबंडेंस, रिश्ते। आजकल हम क्या चाहते हैं कि बस मैं सोफे पे बैठ के चैंट करूं और मेरे घर में पैसा आ जाए, या मेरे पास मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। मैम, जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम कई सारे अभी एडवर्टीजमेंट या कई सारे पोस्ट हम ऐसे देखते हैं कि कोई एडवाइस मांगता है, कोई ये पूछता है कि मेरी लाइफ खराब चल रही है, वो कब तक सही होगी। तो जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं या मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, दे विल टेल द डेट्स। और तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक, हम लोग उस चीज़ का एक प्रोसेस देख रहे हैं, बट मैम उसका एक डिटेल्ड प्रोसेस क्या है वो? देखिए आदित्य, ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप कभी किसी ऑकल्टिस्ट के पास, किसी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास भी गए और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा ये काम कब तक होगा, मेरी शादी कब तक होगी, या मैं कंसीव नहीं कर रही, मैं कब तक कर लूँगी, तो डेफिनेटली हम आपके प्लैनेट्स को देख के, आपके चार्ट्स को देख के, रीडिंग्स करके, कार्ड्स के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि आपका ये काम कब तक होगा। लेकिन ये आधा इन्फॉर्मेशन है। मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को ये नहीं बोलती कि फलाने माह की इस तारीख को आपका ये काम हो जाएगा, या इस साल आप कंसीव कर लेंगे, या 2025 में आपकी शादी हो जाएगी। 2025 तक आपकी शादी हो सकती है अगर आप इस तरीके से चलें तो। कई बारी हम बहुत चूज़ी होते हैं। मेरे एक क्लाइंट थी, शी वॉज क्रॉसिंग हर एज ऑफ मैरिज। उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित थे कि कब तक होगी। जब उनकी मैंने रीडिंग करी तो उसमें वो सामने आया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि वो लोग बहुत फॉल्ट फाइंडर हैं। आपको पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं छोटी मोटी कुछ ना एडजस्टमेंट्स तो आपको हर रिलेशनशिप में, जॉब में, किसी भी चीज़ में करनी पड़ेगी। आपने एक टू डू लिस्ट बना ली। शादी इज़ नॉट अ टू डू लिस्ट। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। 10 मार्कर पॉइंट देके अगर आप सोचें कि मेरे को अपने हिसाब से कोई स्पाउस नहीं मिल रहा, मेरा रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो वो गलत है। एंड शी टोल्ड मी कि हाँ, एक बारी शी गॉट अ प्रपोजल, वो अलाइंस बहुत अच्छा था, मैच बहुत अच्छा था, लेकिन आप मानते, आप जानेंगे वो छोटी सी किस बात के लिए रह गया? उन्होंने कभी कहीं सुना था कि घर में अगर बड़े बेटे से शादी हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आती हैं अगर आप बड़ी बहू बन जाओ तो। शी सेड कि वो लड़का बहुत अच्छा था, फैमिली वाइज, स्टेट, एवरीथिंग वाज, उनके पेरेंट्स को बहुत पसंद था, पर उन्होंने अपने दिमाग में ये नेगेटिव थॉट बिठा लिया था कि मुझे किसी के घर की बड़ी बहू नहीं बनना। एंड देन शी वॉज रिग्रेटिंग दैट डिसीजन कि दैट अलायंस वॉज वेरी गुड फॉर मी।
अब कार्ड्स ने उन्हें क्या बोला कि यू हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन योर पर्सपेक्टिव, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। मेरे कह देने से कि 2025 में आपकी शादी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जब तक, पर 2025 में होगी, लेकिन जब तक आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे। आदित्य, आप कभी बैंक लॉकर ऑपरेट किए हैं? हाँ जी मैम। बैंक लॉकर में एक चाबी आपके पास घर पे रहती है जी और एक चाबी बैंक मैनेजर के पास जी। रहती है। आप बैंक जाते हैं, मैनेजर के पास जाते हैं, लॉकर ऑपरेट करना है, आपने साइन किए, लॉकर रूम में गए, आपने अपनी चाबी लगाई। जब तक बैंक मैनेजर अपनी चाबी नहीं लगा देंगे, वो दोनों चाबी नहीं लग जाएंगी, तब तक लॉकर नहीं नहीं खुलता। खुलता। अकेले आपकी चाबी से तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। जी। सो व्हाट इज दैट? कर्मा एंड भाग्य। आपके भाग्य में ये लिखा है कि 2025 में आपकी शादी होगी, लेकिन उसके लिए कर्मा तो आपको करना है। चाहे मैनेजर अकेले चाबी लगाते रहे या आप अकेले अपनी चाबी लगाते रहिए, कुछ भी नहीं होगा। दोनों चाबी साथ में लगेंगी, तब वो लॉकर खुलेगा, तब आपको आपके जो वैल्यूएबल्स अंदर पड़े हैं वो मिल पाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, कि दोनों चीज़ें करनी है। मैम, आपके एक्सपीरियंस में कभी आपके पास कोई क्लाइंट आया है जो कोई नेगेटिव पर्पस लेके आया हो? अनफॉर्चुनेटली येस, एंड देयर हैव बीन मेनी। और ये बहुत मुझे दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। और मैं किसी एक जेनर को, कैडर को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन आजकल का जो यूथ है ना, शायद वो इन टर्म्स को गलत समझता है। उनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या मैनिफेस्टेशन से हम कुछ भी कर सकते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि ना मैम, मैंने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी है, अब ऐसा कुछ कर दो कि मार्क्स पूरे आ जाए। तो मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, नहीं होगा। या रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैम रिलेशनशिप में कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो मेरी तरफ, मैं इस पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं अपने एक्स को वापस लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि हम बहुत गलत वे में मैनिफेस्टेशन को ले जा रहे हैं, या हम गलत यूज़ कर रहे हैं इन जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्पेल्स हैं, चीज़ें हैं। ये आज की डेट के नहीं है, ये तो हमारे पुराने, मतलब बहुत पुराने समय से कहा जा रहा है कि आपको जो चाहिए। आदित्य, मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि हमें अपनी लाइफ में जो भी चाहिए ना, वो सब इस यूनिवर्स में है। सब कुछ इस ब्रह्मांड में आसपास सब कुछ है, बस मुझे वहाँ तक पहुँचना है और वो चीज़ लानी है। अब मैं ये सोचूं कि वो मैं ले आऊँ ताकि मेरे सामने वाले का नुकसान हो जाए, तो बिलीव मी, मगर मैं पा भी लूँगी तो मैं उससे वो फ़ायदा ले ही नहीं पाऊँगी। और यस, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बट देन इट्स माय थिंग कि मुझे, माय डिसीजन कि मुझे उनको एंटरटेन करना है कि नहीं करना है। सिर्फ एक पैसों के लिए कि वो मुझे मोटी फीस देंगे, मैं उनसे चार्ज कर सकती हूँ। हाँ, जहाँ ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत कॉमन चीज़ हो गई है आजकल। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दो तरह से चीज़ें होती हैं। एक, या तो मेरे पास हस्बैंड या वाइफ आए और बोले कि मैम मैं अपने स्पाउस के साथ बहुत इमोशनली अटैच हूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरा जो स्पाउस है वो कहीं और अट्रैक्ट हो रहा है। तो दो तरीके हैं। क्या कोई रेमेडी है कि वो वापस आ जाए? तो येस, देर इज़ अ रेमेडी। आई ऑलवेज शेयर रेमेडीज़ विद देम अकॉर्डिंग टू देयर प्लैनेट्स, चार्ट्स। बट उसके साथ मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न कि वो आज से क्या उस चीज़ आप वहाँ पे कमी थी जो दूसरी जगह पे पूरी हो रही है। इमोशनल सपोर्ट उनको चाहिए था, या क्या चाहिए था, क्या स्ट्रेंथ चाहिए थी कि वो कहीं और गए। एक तो आप उसको ढूंढिए, या दूसरा जो पर्सपेक्टिव होता है कि मैम मुझे ना एक्स को वाई की तरफ अट्रैक्शन है, कि मैम मैं वाई को अपने पास लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप उसमें मेरी हेल्प कर दीजिए। अब क्या वाई की फैमिली ख़राब नहीं होगी? इफ़ वाई ऑलरेडी हैज़ अ फैमिली, तो उस जगह पे देन इट इज़ माई कॉल कि क्या मैं उनसे एक मोटी फीस लेके उनको बोल सकती हूँ। बट देन कर्मा अगेन, आज अगर मैं गलत चीज़ में हेल्प करूँगी, चाहे कितने भी पैसे लूँगी, सपोर्ट करूँगी, आज तो मैं उस पैसे को एंजॉय कर लूँगी, बड़ी गाड़ी ले आऊँगी, फ़ोन ले आऊँगी, लेकिन डेफिनेटली आई विल हैव टू पे फॉर दैट लेटर। सो इट्स अप टू मी कि नेगेटिविटी तो हर जगह पे होती है, नेगेटिव लोग भी हर जगह पे होते हैं, उनसे कैसे दूर रहना है ये हमें आना चाहिए। मैम, कभी कोई ऐसा रिलेशनशिप में कोई कपल या कोई पार्टनर ऐसा आया जिसने आपसे बोला हो कि मेरा पार्टनर, मतलब मैं सही हूँ बट मेरा पार्टनर ओवर थिंक बहुत करता है और उस बीच में हमारी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, मेरे पार्टनर की मेरे को ये आदतें नहीं पसंद, तो ये चेंज करवा दीजिए? आदित्य, सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बार,
बहुत बार रिलेशनशिप में तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ वास्तु कंसल्टेंट, शायद हम लोग को ना सिर्फ एक चार्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए. वी शुड बी अ जेन्युइन एंड गुड कंसल्टेंट और अ काउंसलर. क्योंकि आज जो क्लाइंट मेरे पास आया है ना, वो मुझ पर बहुत भरोसा करके आया है. फ्लॉज किस में नहीं होते, फ्लॉज आप में भी होंगे, मुझ में भी होंगे, बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें भी होंगे. उनको एक्सेप्ट करना. अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल, मुझे मेरे स्पाउस की ये आदत पसंद नहीं है. एग्जांपल के लिए, मैं सारा दिन उस बात पे क्रिप कर सकती हूँ, हम सारा दिन आपस में लड़ सकते हैं, कितना भी वो मुझे समझाएं कि नहीं ये ऐसा ही होता है, सब लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं मानूंगी. लेकिन जब मैं किसी और के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखूंगी कि नहीं यार, ये चीज़ इतनी गलत भी नहीं है. मेरे एक क्लाइंट थे और द लेडी अप्रोच्ड मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. जब वो आई, वो अपनी फैमिली के साथ आई थी, अपने भाई, अपने पेरेंट्स, अपनी भाभी. एंड शी टोल्ड मी कि मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम है और आई एम प्लानिंग नॉट टू गो बैक, और नेक्स्ट वीक शायद हम डिवोर्स फाइल करने वाले हैं. जब उन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, जब उनके कार्ड्स खोले गए, तो जो कार्ड्स में गाइडेंस मिली थी, वो साफ बता रहे थे कि वो जो इंसान है ना, वो इतना गलत नहीं है. शायद वो अपने ही किसी स्ट्रेस में है, वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है जो वो अपनी वाइफ को बता के परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसको हैंडल करना नहीं आ रहा. उनको ना स्ट्रेस हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं. आई टोल्ड दैट लेडी कि एक बार उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, एक बार देखो तो सही कि वो इतने स्ट्रेस में है क्यों. शायद उनके वर्क प्लेस पे ऐसी कोई बात हो जो वो आपको नहीं बता रहे और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, इसलिए ओवर रिएक्ट कर जाते हैं घर पे. ढूंढ के तो देखो. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि 15-20 दिन के बाद ही शायद आई अगेन गॉट अ कॉल फ्रॉम हर एंड शी टोल्ड मी कि विनू जी, मुझे ना कंसल्टेशन के लिए आना है, माई हस्बैंड इज हेयर एंड आई विल कम विद हिम. दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट. अगर आप एक पॉजिटिव बात करने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज ला सकते हैं, तो शायद वो बहुत अच्छी चीज़ है. आजकल के जनरेशन में जो बच्चे हैं ना, जो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि लड़का और लड़की दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों का सोशल सर्कल बहुत है और दोनों बहुत अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं. दोनों कहीं पर भी एडजस्ट नहीं करना चाहते, कहीं पर भी कुछ नहीं करना चाहते. तो वहाँ पे दोनों को लगता है कि मैं क्यों झुकूं. सोसाइटी ने शायद आजकल ना चेंज कर दिया है लड़कियों में या लड़कों में कि मैं एडजस्ट क्यों करूं, ज़रूरत ही क्या है हमें एडजस्ट करने की. तो थोड़े दिन पहले ये कपल मेरे पास आया था, द यंग, वेरी यंग कपल. अभी उनकी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है. तो उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि वो एक दूसरे को पूरा टाइम नहीं दे रहे थे और एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे. अब एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ढूंढने की कोशिश तो करो ना कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है. हो सकता है कि आपकी जो जॉब है ना आदित्य, वो बहुत ईज वाली हो, आप अपनी जॉब में सेटिस्फाइड हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके स्पाउस की जॉब शायद इतनी सेटिस्फाइंग नहीं हो. कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, पर वो आपसे नहीं कह सकते, घर पे नहीं बोलना चाहते, या तो वो ईगो, वट एवर इट इज़. तो मेरा सजेशन सिर्फ ये था कि आप दोनों एक दूसरे को समझो कि ये रीज़न, ये जो हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या था. आप जैसे ही अपनी थॉट प्रोसेस को बदलोगे, आप देखोगे घर का एटमॉस्फेयर चेंज होता है. सास बहू, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, मतलब कि ना, तो क्या माँ डांटती तो बुरा नहीं लगता. ये बात माँ भी समझाती है. शायद आज मैं अपनी बेटी को बोलूँगी कि बेटा कोई बात नहीं, मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया तो उस बात को मान लो, कोई बात नहीं. क्यों उस बात को इतना आपको हाइप क्रिएट करना है. ये आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि ना, मैंने फिर बोला शॉर्टकट. आप ये समाधान, ये उपाय कर लीजिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में ये रिश्ता अट्रैक्ट होता है. आप ये उपाय कर लीजिए और देखिए आप फ़ौरन सेटल हो जाते हैं, या इसको करने से आपका लव लाइफ कैसे अट्रैक्ट होता है. खाली इन उपायों को करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे. इट ऑल कम्स टू दैट, यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट टू मेक एनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग. सोशल मीडिया ने आजकल बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को हाइप क्रिएट कर दी है कि शॉर्टकट से कुछ भी हो सकता है. आजकल आप किसी भी घर में चले जाओ, आपको ना नॉर्थ में पिगी बैंक रखा हुआ मिलेगा, 7 हॉर्सेज, वाइट हॉर्सेज. एज पर वास्तु सारा दिन आप जितने भी रील्स देखोगे ना, उसमें बोलेंगे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ये कर लो, फिर देखो धन की वर्षा, अपने घर में 7 घोड़े लगा लो, फिर देखो. इन सब चीज़ों से क्या होता है, सिर्फ घोड़े लगाना और
नॉर्थ ईस्ट में पिगी बैंक लगाना या नॉर्थ ईस्ट में वाटर फाउंटेन लगाना, वाटर की फोटो लगाना, सिर्फ इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होगा। फिर वही बात आ गई कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा। मैं अपने घर में झरना बना लूंगी नॉर्थ में, लेकिन जब तक काम करने नहीं जाऊंगी ना, तब तक उस झरने से पानी नहीं आएगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। सो मैम, अभी तक हमने जो बात करी वो मैनिफेस्टेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में थी, और जो उसकी नेगेटिव और मिथ्स हैं उसके बारे में थी बेसिकली। मैम, आपने प्लैनेट्स के बारे में बात करी। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्लैनेट्स वर्क कैसे करते हैं। देखो आदित्य, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, ठीक है। अब किसी की 1 जनवरी है, किसी की 5 जनवरी है, किसी की 10 सितंबर है, किसी की कुछ और है। हर व्यक्ति का नेचर अलग होगा, हर व्यक्ति का भाग्य अलग होगा। कैसे, क्यों? या 2 भाई बहन है, उन्होंने एक ही घर में जन्म लिया, एक पैदा हुआ 1 जनवरी को, एक पैदा हुआ 10 सितंबर को, दोनों में फ़र्क क्यों रहेगा? क्या 2 भाइयों की किस्मत एक जैसी होती है? या दो बहनों की मैरिड लाइफ एक जैसी होती है? उनके घर में सब कुछ एक जैसा होता है? नहीं। यहाँ पे रोल प्ले करते हैं हमारे प्लैनेट्स। जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस समय आप पैदा हुए थे, उस डेट को, उस समय नक्षत्र क्या थे, ग्रह क्या थे, क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, उस समय सन के आसपास जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे, जो जिस समय हमने हम पैदा हुए, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया गया और वो हमारी कुंडली बन गई कि आपके इस घर में ये कब प्लैनेट बैठा है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है। अब वो प्लैनेट्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करेंगे, हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करेंगे। हो सकता है मेरी करियर में बहुत ऊंचाई लिखी हो, मैं बहुत ऊंचे ओहदे पे जाऊं, मैं जो बनना चाहती हूँ वो बनूं, लेकिन शायद मेरी मैरिटल लाइफ उतनी अच्छी ना हो। मेरे जो मैरिटल लाइफ के प्लैनेट्स हैं वो थोड़े वीक हों, वो इतने अच्छे नहीं हों कि मुझे वो सुख मिले कि मैं अच्छी मैरिड लाइफ भी लीड कर पाऊँ और जो मेरा करियर में बनने का सपना है मैं उसे भी अचीव कर पाऊँ। या कभी आपने देखा है, हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे सैनिक बेचारे जो सैनिक जो बाहर रहते हैं, जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, दोनों अलग अलग सिटी में करते हैं, वीकेंड्स पे कभी मिल पाते हैं, कभी महीने में एक बार ही मिल पाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो लोग नहीं मिल पाते? कहीं ना कहीं तो उनके जो मैरिटल लाइफ के प्लैनेट्स हैं वो वीक होंगे, या उनके प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो उन्हें उनके जन्म स्थान से दूर रखेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि जब तक ये इंसान ग्वालियर में था तो उसने कुछ भी नहीं किया, जैसे ही ये पुणे पहुंचा इसने बहुत तरक्की कर ली। शायद उसके जो प्लैनेट्स थे वो ऐसे थे कि जो उसे जन्म स्थान से दूर ले जाकर तरक्की देंगे। दे डू प्ले अ रोल, दे डू। फिर से यहाँ पे मैं दोबारा वही एग्जांपल यूज करूंगी, बैंक मैनेजर और लॉकर की चाबी का। भाग्य और आपके कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। आप मेहनत तो एक मजदूर भी करते हैं, हमें किसी के लिए मन में ऐसा नहीं सोचते हुए, हमारे घर में जो मेड्स काम करने आती हैं वो कितनी मेहनत करती हैं, क्या आप और हम कर सकते हैं? वो कितने घरों में काम करती हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि वो मुस्कुराते हुए हर घर में काम कर रही हैं, और उनकी लाइफ में अपने चैलेंजेस हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर ये उनका भाग्य है ना। अब या मेरा भाग्य ये है कि मेरे पास मर्सिडीज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक जाना है और मेरे पास मर्सिडीज़ है, आपके पास भी मर्सिडीज़ है, आपको भी डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक जाना है। हो सकता है आप गाड़ी में बैठो और जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ स्मूथली पहुँच जाओ। आपने बढ़िया गाड़ी में बैठे, मर्ग में बैठे और आप पहुँच गए। मैं बैठी तो मर्ग में हूँ, लेकिन रास्ते में गड्ढे बहुत हैं, मुझे चालान कट गया, मुझे रास्ते में किसी ने रोक लिया, मैं रास्ता भूल गई। पहुंची मैं भी डेस्टिनेशन बी पे, लेकिन मैं धक्के खाते हुए पहुंची तो मैं भी मग में थी और आप भी मग में पहुंचे थे। आपकी जर्नी बहुत स्मूथ थी, मेरी जर्नी धक्के भरी थी। एक ही ट्रेन है, दिल्ली से ग्वालियर जा रही है, कोई फर्स्ट एसी में जा रहा है तो कोई जनरल में जा रहा है। दैट इज़ वॉट योर प्लैनेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। कि फिर ये आपके प्लैनेट्स, आपका भाग्य, कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, वहाँ तक तो आप भी पहुँचेंगे, लेकिन किस लेवल पे पहुँचेंगे, किस रास्ते से पहुँचेंगे, रास्ता स्मूथ होगा, पथरीला होगा, ये फिर आपके प्लैनेट्स। अगर हम इस बारे में बात करें तो एक हमारे पास जो हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, वो हम सबकी लाइफ के आसपास घूमते हैं। हर रोल में, हर रूप में कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का रोल होता है।
आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, अगर ये पॉडकास्ट बिना किसी अड़चन के हो जाएगा तो शायद इस टाइम पे हमारे स्टार्स जो हैं वो फेवरेबल हैं। हो सकता है कोई अड़चन आ जाए, कहीं कोई मान लीजिए अभी जो हो रहा चल रहा है वो सैटर्न का चल रहा है, तो शायद लाइट चली जाए, है ना, कोई बीच में ब्रेकरेज आ जाए, कोई कहीं पे आपकी कोई लैपटॉप में रुक जाए, कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे प्लैनेट रोल प्ले करते हैं, और अगर ये बिल्कुल स्मूथ चल जाएगा तो शायद हमारे प्लैनेट फेवरेबल थे, आपके भी और मेरे भी। अच्छा, अब हम दो लोग हैं इसमें जो हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या हम दोनों के प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट है? यस। सेम केस होती है हमारे मैं जॉब करने गई, मेरा जो बॉस है वो मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे बहुत मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे कलीग के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती। तो शायद वो जो दोनों के प्लैनेट्स हैं ना, उनके जो नंबर्स हैं वो आपस में फ्रेंडली नहीं है। एंड व्हेन आई से नंबर्स, नंबर से मेरा मतलब है कि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के टाइम में जो नंबर्स आते हैं वो, किसी जैसे मैंने बोला 1 जनवरी, तो आप 1 से रेगुलेट हुए, किसी का 10 है या 9 है तो वो 9 से डोमिनेट हुआ। इस तरह से हमारे नंबर्स आपस में फ्रेंडली नहीं है, तो हम चाहते हुए भी एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाएंगे। हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पे आके प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड का जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जो डोमिनेटिंग नंबर है वो है 6। हस्बैंड चाहता है बहुत बढ़िया ऑफिस से घर आए, चिल करना चाहता है, तैयार होके परफ्यूम लगा के फाइन डाइन रेस्टोरेंट जाना चाहता है। वाइफ का नंबर है 2। वाइफ बेचारी ऑफिस से आई है, ऑफिस में कोई खटपट हो गई, वो घर पे देवदास बन के बैठे रहना चाहती है। वो इतनी ओवर थिंकिंग कर रही है, वो इतनी ओवर थिंकिंग कर रही है कि वो ये जो मोमेंट था जिस पे हस्बैंड कह रहे हैं कि चलो बाहर चलते हैं, डिनर करते हैं, वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि वो अभी तक ओवर थिंक कर रही है, वो अभी तक उस ट्रॉमा से जो उनके ऑफिस में हुआ था बाहर ही नहीं निकल पाई। तो यहाँ पे अब आप तो ये नहीं समझोगे, हस्बैंड तो ये नहीं समझेगा कि भाई क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, क्योंकि उसके जो प्रधान पेरेंट्स प्लैनेट्स हैं वो यही हैं, तो वो सोचेगा यार तुम हमेशा मुंह बनाए बैठी रहती हो, तुम्हारा तो, फिर यहाँ पे लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, यहाँ पे क्लैशेस। तब हम आपको ये समझाते हैं। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी एक हस्बैंड एंड वाइफ का, जी मैम। वहां पे क्या कहा, मुझे कैसे मालूम चला कि वो हस्बैंड स्ट्रेस में है? मुझे कैसे मालूम चला कि वो जो हस्बैंड ने जो कुछ भी उनसे बोला होगा वो सच में उसको मीन नहीं करते, उनके मुंह से निकल गया, या वो स्ट्रेस में थे? क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में वो प्लैनेट्स दिख रहे थे कि वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, वो बेचारा खुद परेशान है, उन अपनी लाइफ के स्ट्रगलिंग फेस में है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं लेकिन जबान के कड़वे हैं। जैसे 8 नंबर 9 नंबर के लोग होंगे ना, वो सीधी बात, नो बकवास, उनको ना घुमा फिरा के बात नहीं करना आता। अच्छा, एक घर में 2 बच्चे होते हैं एक माँ के, ठीक है, एक बेटा आएगा, और मम्मी क्या कर रही हो, चलो यार आज मम्मी पिज्ज़ा खा के आते हैं। और दूसरा बेटा आगे बोलेगा कोई और काम नहीं है क्या, मैं नहीं जा रहा, मैं बहुत थका हूँ। बेटे तो दोनों माँ के हैं, माँ ने दोनों को प्यार से बड़ा किया है, यहाँ वो दोनों अपनी माँ से प्यार करते हैं, लेकिन बोलने का तरीका गलत है। वो उसको नहीं आता ये सब, जो मान लीजिए जिसका 9 नंबर है वो सीधी बात करेगा, और किसी का नंबर 5 है या किसी का नंबर 2 है, तो बड़े इमोशनली, बड़े प्यार से, मम्मी क्या सोच रही हो, अरे मम्मी आज तुमने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, तो माँ कहेगी ये मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। शायद प्यार दूसरा ज़्यादा करता हो, जब समय आएगा, जब करने की बारी आएगी, जब ज़रूरत की बारी आएगी, तो शायद वो जो कड़वा बोलता था ना वो सबसे पहले आगे आएगा, क्योंकि वो इन लांग लपेटों में नहीं पड़ता, वो झूठी दुनिया के दिखावे में नहीं पड़ता। दिस इज वेयर द प्लैनेट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। मैम अभी तक जितना भी हमारा पॉडकास्ट हुआ मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, एक होता है ना कि चीज़ों से पर्दा हटता है, वो हुआ है। मैम क्या हम जो आपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करी, क्या हम उसके बारे में थोड़ा जान बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ब्रीफ में 9 प्लैनेट्स के बारे में बताती हूँ कि इस नंबर के लोग कैसे होते हैं, शायद आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और इससे एक फ़ायदा और भी होगा आदित्य, कि कभी जब हम किसी चीज़, सामने वाले की कोई बात हमें समझ में नहीं अच्छी नहीं लगती ना, तो शायद हम अपने आप को ये समझा पाते हैं कि शायद अरे उसका नेचर ही ऐसा है, वो बेसिक नेचर है, वो दिल का बुरा नहीं है, ठीक है। 1 नंबर वाले जो लोग होंगे ना, नंबर 1, वो इनिशिएटर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं। एक को हम नंबर बोलते हैं सन का नंबर, सूर्य का नंबर। जैसे सूरज रोशनी दे रहा है, तेज़ रोशनी, तो वो उसको भी लगता है कि बस सूरज के जो लोग हैं वो तेज़ रोशनी की तरह है, वो सब कुछ करना चाहते हैं, इनिशिएट, कोई भी काम कराना हो। अच्छा, आपको कभी अपनी टीम में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो,
तो आप 1 नंबर वाले व्यक्ति को हायर करें और देखिए वो कितने जोश के साथ उस काम को करता है, फुल ऑफ आइडियाज। नंबर 2, कहीं ऐसी कोई बात हो जहाँ पे कम्युनिकेशन आप डील करने जा रहे हो और बातों से बात करनी है, जहाँ पे डील बातों से पिचिंग करनी है, आपकी भाषा में, आज की भाषा में, मार्केटिंग में या कहीं जा रहे हैं आपको पिच करना है, आप 2 नंबर वालों को ले जाओ। कम्युनिकेशन उनकी स्ट्रांग होती है, मून। लेकिन उनका वीक पॉइंट क्या होता है? मून की तरह होते हैं। 15 दिन अमावस, 15 दिन पूर्णमासी, तो 15 दिन तुम आपको पूरे जोश में दिखेंगे कि मैं तो तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब 15 दिन अमावस के होंगे ना, तो आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि ना वो कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने बोला ना कि 2 नंबर की लेडी घर आके देवदास बन के बैठ, वो उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, पानी की तरह होते हैं वो, लेकिन बहुत जल्दी एडजस्ट करने वाले। जैसे पानी में आप जो मिलाओगे, नींबू मिलाओगे तो शिकंजी, रूह अफ़ज़ा मिलाओगे तो शरबत, वो लोग हर जगह पे घुल मिल जाते हैं। नंबर 3 नंबर गुरु का नंबर होता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर मान लीजिए 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, तो ये लोग 3 में आते हैं। गुरु मतलब अ टीचर, मैं ही सही हूँ, मेरे हिसाब से चलो, वाइज, वाइज डिसीजन, कभी कभी विजडम। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है, कुछ विजडम से, सूझबूझ से काम लेना है, तो 3 नंबर वालों से काम लो। 4 हम राहु को बोलते हैं। राहु इज लाइक धुआं, इल्यूजन। कभी कभी मैं बोलती हूँ कि 4, लेकिन अगर बात करेंगे तो राहु जो है वो सिर्फ एक सिर है। ये एक कथा है कि अमृत मंथन के बाद जब अमृत बंट रहा था, तो एक दैत्य थे जिन्होंने जाके ये देवताओं का रूप धारण करके अमृत पिया था, और बाद में उनका सर अलग कर दिया गया था, तो सिर कहीं जाके गिरा, धड़ कहीं गिरा। सिर इज राहु, धड़ इज केतु। तो सिर, लॉजिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब जो आप कर रहे हैं ये राहु है। एवरीथिंग इज राहु। कुछ भी ड्रीम हाई, राहु वाले हमेशा आपको अलग सोच के लोग दिखेंगे, हमेशा ड्रीम हाई करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। कि 10 लोग कह रहे हैं ऐसा करना है, तो 11वां फटाफट वो राहु प्रधान आगे बोलेगा कि नहीं, इसको ऐसा करना है, और वो लॉजिकल होगा, वो बेसिर पैर की बात करेगा ही नहीं। 5 नंबर मरकरी, बुध, बहुत टैंजिबल, बहुत चंचल। इसने कही इसकी मानी, आपकी मानी, उसकी मानी, और एक जगह पे टिकेंगे ही नहीं। आज मुझे ये 5 नंबर वाले को अगर आपने कभी कोई काम करने को दे दिया, तो वो काम कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि वो काम किया और दूसरे काम पे चले गए। यहाँ पे कोई है 5 नंबर तो काम कभी पूरा होगा ही नहीं। सी देखिए, यहाँ पे प्लैनेट रोल प्ले करते हैं ना, कि वो ये कब यहाँ अभी ये किया है, 5 मिनट बाद पूछो, बस तुरंत कोई और काम करा लो। लेकिन उनकी भी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, उनकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। 6 नंबर वीनस, मैं तो राजकुमार हूँ, प्रिंस चार्मिंग, और बस सफेद घोड़े पे बिठा दो मुझे और राजा जी बना दो, बस मैं जिंदगी का हर लग्जरी उनको चाहिए, हर चीज उनको चाहिए, मतलब लग्जूरियस लाइफ जिसे बोलते हैं वो करनी है। 7 केतु, सर्च ऑफ एवरीथिंग, इनक्विजिटिवनेस, ऑकल्ट, किसी भी बात की तह तक जाना हो, ये क्यों हुआ, क्यों किया, किसने किया, कब किया, कैसे किया, फिर तुमने क्यों किया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, दे हैव एंडलेस क्वेश्चंस, बट देन दे आर सो हार्ड वर्किंग। मैंने बोला खाली धड़ है, उनमें उत्सुकता है जानने की, क्योंकि सिर ऊपर वो नहीं है ना, तो वो उचक उचक के धड़ देखता है कि उचक रहा है कि क्या है, उत्सुकता है जानने की, तह तक जाने की, रिसर्च, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करना हो, पीएचडी करनी हो, थीसिस करना हो, आपको कोई काम शुरू करना है, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, 7 नंबर वाले को बोलो कि इस पे डाटा इकट्ठा करना है, इस पे रिसर्च करनी है, उस जैसी प्रेजेंटेशन, उस जैसी रिपोर्ट कोई और नहीं बना कर दे सकता आपको। 8 नंबर मेहनती, बहुत मेहनती, जितनी मेहनत करेंगे उतनी तरक्की करेंगे। 8 नंबर कर्मों का नंबर है। आज अगर आपने किसी के साथ, कई बार ऐसा होता है कि हमने चलते चलते किसी को अब्यूज़ किया या कुछ अपने मन में एक गलत थॉट लाए और ठोकर लग गई, दैट इज़ योर कर्मा। कर्मफल दाता बोलते हैं कि आप जैसा करेंगे, ये जो 2024 है, ये 2024, 4+2+2 8, इट कम्स ऑन 8। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि ये शनि का साल है, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। मेहनत, बहुत मेहनत, सेवा,
जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे नीचे काम कर रहे हैं, उन सबकी रिस्पेक्ट करो, सबसे अच्छे से बोलो, एंड यू विल सक्सीड। 9 नंबर मंगल का नंबर है। 9 नंबर जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। प्योर एट हार्ट, गुड एट हार्ट, वेरी हार्ड वर्किंग, हमेशा आपकी सेवा में, मतलब आपके लिए आपको बहुत सारे सोल्जर्स 9 नंबर के मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स 9 नंबर में मिलेंगे, सर्जन्स 9 नंबर में मिलेंगे। ऑलवेज रेडी वॉरियर, लड़ने को तैयार। अच्छा, कोई कोई तो ना उसकी ऐसी की तैसी 9 नंबर में आपको ये बहुत मिलेगा कि खून का उबाल सीधे 1 मिनट में ऊपर, लेकिन 1 मिनट में नीचे। उसने गलत बोला कैसे, उसको तो मैं देखता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी वो भी हो जाते हैं। गलत बात नहीं सह सकते, सीधी बात, नो बकवास। मैम एक टॉपिक है जो कि हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है कि उसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि मेरे को लगता है उस टॉपिक के बारे में मिथ्स भी बहुत हैं और नॉलेज भी लोगों को कम नहीं है। वो है साढ़े साती शनि, जो कि डराया भी जाता है लोगों को साढ़े साती शनि के बारे में, और बहुत सारे लोग शायद डरते भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो आपके अच्छे के लिए होता है। तो मैम वो क्या है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि साढ़े सती आपको जीवन में बहुत सारे लेसन सिखाने के लिए आती है। पहली बात, साढ़े सती शनि, सैटर्न, मैंने अभी आपको बोला कर्म फलदाता, जस्टिस, न्यायप्रिय। उस 7.5 साल में जैसा आप करेंगे या अभी तक जैसा आप करते आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। टेस्टिंग टाइम होता है वो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरे 7.5 साल खराब होते हैं या पूरे 7.5 साल अच्छे होते हैं। टेस्टिंग टाइम होता है आपका, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। नो डाउट, जब हमारा बुरा वक्त आता है ना, सबसे पहले हमें इसी बात का रियलाइजेशन कराता है कि कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। जब अपने चले जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है और हम बहुत रोते हैं। हम कहते हैं कि ये समय मेरे लिए बहुत बुरा था, मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बुरा वक्त देखा है। मैं ये कहती हूँ कि शायद वो समय सबसे अच्छा था। अगर उस कठिन समय में आप नहीं आते तो शायद आप निखर नहीं पाते। सोना तप के निकलता है, और शायद आपको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। आप जिंदगी भर इसी भुलेखे में रहते कि वो मेरा अपना है, लेकिन वो आपका अपना था ही नहीं। या आप जब तक ठोकर नहीं खाते ना, आप नया सबक नहीं सीखते। तो मैं साढ़े साथी को मानती हूँ एज अ टीचर, वो आपको लाइफ में कुछ लेसन सिखाने के लिए आती है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैम फाइनली अब हम इस पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं, और मेरे को ये कहते हुए मतलब एक ऐसा भी लग रहा है कि यार एक कन्वर्जेशन खत्म होती जा रही है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसको छोटे से टाइम में समेटना ना बड़ा बहुत मुश्किल है। एक्चुअली। पर मैम क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट से लोगों को ना कुछ एक टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में ना एक पॉजिटिव मैसेज मिले। मैम मैं लास्ट में चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को टैरो कार्ड रीडिंग का असली यूज बताएं, और पॉजिटिव की मतलब वो उससे अपनी लाइफ इम्प्रूव कैसे करेंगे। आपने बहुत ठीक बात बोली आदित्य। बहुत लोग ना प्रिडिक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। मैं अपने सेशंस में, अपनी रीडिंग्स में कभी भी प्रिडिक्शन यूज़ नहीं करती। मैं कोई नहीं होती कुछ भी प्रिडिक्ट करने वाली, मैं सिर्फ गाइडेंस यूज़ करती हूँ। टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं जो डेक हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो किया जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वीनू मेरी ज़िंदगी इन 78 कार्ड्स में कैसे सिमटी है। तो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि देखो, ज़िंदगी इसमें नहीं सिमटी है। आप आज जिस, आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जब हम अपने कार्ड्स का कनेक्शन आपके साथ करते हैं, डेफिनेटली कार्ड्स आपको गाइड करते हैं। दे आर अ गाइडेंस टूल, दे आर नॉट अ प्रेडिक्शन टूल। मान लीजिए कोई मेरे पास ये रीडिंग कराने के लिए आया कि मैम मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं अब्रॉड सेटल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या आप कार्ड्स की मेरे लिए रीडिंग करेंगे? तो हम जब रीडिंग करते हैं, मैं कभी ये नहीं कहती कि 2027 में या 2028 में आप बाहर चले। आप बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा पा रहे, क्या कमी है? शायद आपके स्किल्स वैसे नहीं है कि आपको बाहर जॉब मिल पा रही हो, या आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए। टैरो कार्ड रीडिंग, एंड फॉर दैट मैटर एनी ऑकल्ट, एनी मोडालिटी, is for guidance कि how to improve your life, how to bring that positive mindset, how to work on your desired goal। आपका गोल है अब्रॉड सेटल होना, आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा कहीं भी सेटल होना चाहते हैं, दैट इज़ योर गोल। एंड कार्ड्स का या नंबर्स का ये रोल, ये
काम है कि वो आपको गाइड करें कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या रास्ता अपनाना है। मान लीजिए किसी से आपने ऐसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसने बोला बिजनेसमैन। ठीक है, अब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बट ऑब्वियस जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मेरी बिजनेस की शुरुआत तो वहीं से होगी। मैं पंजाब में हूँ, दिल्ली हूँ, ग्वालियर हूँ, हरियाणा हूँ, जहाँ पर भी हूँ, मैं अपने घर से ही उसकी शुरुआत करूँगी। धीरे धीरे मैं उस काम को इतना बढ़ा सकती हूँ कि शायद मेरा वो काम ग्लोबली फैल जाए। मुझे उसके लिए, अगर मैं अब्रॉड सेटल होना चाहती हूँ या मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए क्या कदम लेने हैं, मैं ऐसे किस बिजनेस में जाऊँ, उसको किस तरह से बड़ा करूं, किस तरह से बढ़ाऊं कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं। एक्सपोर्ट हो सकता है कि मेरी जो भाग्य है, मेरे जो प्लैनेट्स हैं, मेरी जो डेस्टिनी है, उसमें शायद बाहर जाके परमानेंट सेटल होना ना लिखा हो। मैं बाहर जाऊं, एक्सपोर्ट करूं, कुछ माल एक्सपोर्ट किया, थोड़े दिन के लिए गए और फिर वापस आ गए। तो यस, सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, ये कार्ड्स मुझे गाइड कर सकते हैं कि मुझे इस ट्रैक में सोचना चाहिए कि नहीं। या मैं मेडिकल, मेरा इतना कैलिबर है कि मैं मेडिकल कर सकती हूँ। मैंने मेडिकल के लिए एग्ज़ाम दिया, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं वो दिए। एक बच्ची थी, उसने एग्ज़ाम दिया, शी वांटेड टू बी अ सर्जन, लेकिन बाद में शायद कुछ ऐसा रहता है मेडिकल एग्ज़ाम में, पीजी में, कि आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। शी डिड नॉट गेट इट एज अ सर्जन, उनको कुछ और मिला। फिर जब उनके बाद में देखा गया, तो ठीक है ना कि आपको कार्ड्स ने ये गाइड किया कि आपको जो मिल रहा है आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही सही था। आपको लाइफ जिस मौके पे लाई है, आपको लाइफ ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, उसको ग्रैस्प करो सही टाइम पे। कार्ड्स आपको ये गाइड करते हैं कि सही समय पे सही डिसीजन कैसे लेना है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में कन्फ्यूजन बहुत होता है। या जैसे हमने वो शादी वाली बात की थी कि मैम मेरी शादी नहीं हो रही, तो कार्ड्स ने आपको ये बताया ना, ये सिखाया ना कि अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लेकर आओ। इसी तरह से गाइड कार्ड्स आपको गाइड करते हैं, नंबर्स आपको गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतने इंफॉर्मेटिव टॉक के लिए। दैट वाज लवली टॉकिंग जी। टू यू। मैं अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पॉडकास्ट में जो हमने बात करी है, वो एक सेंसिबल माइंड से अगर आप सुनोगे तो आपको बिल्कुल उसमें नॉलेज मिलेगी। एक्चुअली बिल्कुल ठीक बात है। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैम हम आपकी कांटेक्ट डिटेल्स देंगे, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि मैम से कांटेक्ट करें, सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए भी नहीं, बट एक कंसल्टेंसी के लिए। हाँ, क्योंकि देखिए, भेड़ चाल में मत जाइए कि उसने ये किया था जी। तो मुझे भी करना है। आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, मोटिवेशन के लिए सेशंस बुक कीजिए कि मुझे क्या रास्ते पर चलना चाहिए ताकि मैं अपने डिजायर्स तक पहुंच पाऊं। क्योंकि मैम ये एक्चुअली मेरे लिए कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा वो थी, फैक्ट सामने लाने वाली जो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कन्वर्जेशन ठीक थी। कह रहे हैं आदित्य, क्योंकि मान लीजिए मुझे 4th क्लास का एग्जाम देना है ना, एग्जाम देना है, आप मेरे टीचर हो, आप मुझे पढ़ा रहे हो, तो मैं एग्जाम दूंगी। बिना उसके तो अब मैं किसी और के कहने पे तो नहीं कर सकती ना। सो इट इज जस्ट कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी इज जस्ट लाइक अ टीचर जो हमें गाइड कर रहे हैं कि ये एग्जाम कैसे देना है। मैम एट लास्ट हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर दें कि इस पॉडकास्ट के लिए हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Please, I request everyone to do like, share and subscribe this podcast as much as possible. And I'm sure कि आज के podcast से आपने ज़रूर कुछ पॉजिटिविटी हासिल की होगी। Thank you so much.